हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द वी शो। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के डेपुटेशन के बारे में और उनका पे फिक्सेशन डेपुटेशन पे कैसे किया जाता है उसके बारे में, और उसके अलावा छोटे मोटे कुछ रूल्स या कुछ ऑर्डर्स हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है कि मैं अच्छे से चीज़ों को नहीं कंक्लूड कर पाया हूँगा। फिर भी मैंने कोशिश की है कि एक पीपीटी में मैंने मोटी मोटी चीज़ों को इसमें रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली देखा जाता है तो रिक्रूटमेंट मेथड्स में जनरली ये जो टाइप आपको स्क्रीन्स में नज़र आ रहे हैं, प्रमोशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेपुटेशन, एब्जॉर्प्शन, री एम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये सब टाइप रिक्रूटमेंट मेथड्स होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी को रिक्रूटमेंट किया जाता है तो जनरली सबकी तो डिस्कशन हम आज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं: डेपुटेशन, एब्जॉर्प्शन एंड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रेड कलर में मैंने पीपीटी में दिखाया हुआ है। इन सब की चर्चा हम थोड़ी बहुत आज करेंगे ताकि आपको थोड़ा इससे आइडिया आ जाएगा कि आखिर ये टर्म्स क्या होती हैं, इसकी कंडीशंस क्या होती है, इन सब चीज़ों में पे फिक्सेशन का क्या रोल है करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेपुटेशन जनरली डेपुटेशन क्या होता है? जब किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी होती है और उस वैकेंसी में उस डिपार्टमेंट का आदमी अगर कोई एम्प्लॉय एलिजिबल एम्प्लॉय नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि उसको प्रमोशन से नहीं भरा जा सकता। इसलिए क्या सेकंड मेथड क्या होता है कि अगर कोई दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके अलावा, तो वहाँ से कोई कैंडिडेट आए और उससे उस वैकेंसी को फिल कर दिया जाए। तो इस ऐसे केस में डेपुटेशन मेथड से रिक्रूटमेंट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि वैकेंसी सर्कुलेट की जाती है सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेस पे और दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है? डेपुटेशन इज अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड आर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ए लिमिटेड पीरियड by the end of which they will have to return to their parent cadres। मतलब डेपुटेशन का रोल क्या है कि अगर मान लो कि मैं मेरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और मुझे वैकेंसी सर्कुलर मिला, मैंने वो अप्लाई किया थ्रू प्रॉपर चैनल और मैं सेलेक्ट हो गया, तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे जाता हूँ। तो वहाँ पर इट विल बी फॉर ए लिमिटेड पीरियड एंड हो सकता है कि वो 1 साल के लिए हो या 3 साल के लिए हो या 5 साल के लिए हो। जैसा भी रिक्रूटमेंट रोल उस डिपार्टमेंट में होगा बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से हमको वो 10 ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं 3 साल के लिए डेपुटेशन पे गया हूँ, इफ़ आई हैव गॉन फॉर 3 years टू डेपुटेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 10 year आई हैव टू रिटर्न बैक टू माई ओवन डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जो आपकी लीन होती है पेरेंट डिपार्टमेंट पे वो आपकी मेंटेन रहेगी। मतलब उस पोस्ट को रेगुलरली नहीं भरा जा सकता है जब तक कि आप नहीं आ जाते या आपको एब्जॉर्ब नहीं कर लिया जाता है वहाँ पर। तो ये हो गया डेपुटेशन। नेक्स्ट चीज़, कभी कभी जो एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं तो उसमें लिखता है वैकेंसी ऑन डेपुटेशन, बार लगा के लिखते हैं शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो भाई इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो डेपुटेशन क्या होता है कि भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसी का एम्प्लॉय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जो कि ये वाला मैंने दिखाया हुआ है, तो उसको तो बोलेंगे टर्म को डेपुटेशन। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जो नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ जैसे कि ऑटोनोमस बॉडीज़, पीएसयूज़, यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट में इनमें जो काम करता है और वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, तो बेसिकली इसका फंडा क्या है? नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ मतलब ऐसी बॉडीज़ जहाँ पर एम्प्लॉय को सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं दी जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? जहाँ पे हम जो भी जनरल पब्लिक जो भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस जो देती है उससे मिलके एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बनता है। उसी अमाउंट से सब लोगों को सैलरी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को। बट नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ में ऐसा नहीं होता। दे हैव देयर ओवन सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़, तो बेस्ड ऑन दैट देयर एम्प्लॉयज़ आर पेड द सैलरी फ्रॉम द रेवेन्यूज़। तो ऐसा क्या होता है जब नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ का एम्प्लॉय जैसे ऑटोनोमस बॉडी हो गया, पीएसए हो गया, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा टेम्परेरी टर्म के लिए, तो उसको डेपुटेशन ना बोल के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। तो
तो ये इसमें बेसिकली डिफरेंस है जो वैकेंसी सर्कुलर में आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, इस टाइप का जो होता है। तो अभी आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में यही है कि अकॉर्डिंगली देर इज़ ओनली टर्म डिफरेंस बिटवीन डेपुटेशन एंड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बट बोथ आर सेम मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, सो इट इज़ टू बी ओके। अब आता है एब्जॉर्प्शन। भाई क्या होता है, जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें लिखता है डेपुटेशन, बाहर एब्जॉर्प्शन, बाहर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लिखा हुआ था। तो एब्जॉर्प्शन का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। भाई एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि it is a type of transfer means if you are working in a government department and if a vacancy circular is there which indicates that it is on absorption basis पे है, तो उसमें क्या करते हैं कि आप वहाँ पर जाएंगे, अप्लाई करके सिलेक्शन होता है तो आप वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मतलब यू नीड नॉट टू रिटर्न टू योर पेरेंट डिपार्टमेंट, यू विल बी बिकम द एम्प्लॉय ऑफ द बोरोइंग डिपार्टमेंट परमानेंटली। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ एब्जॉर्प्शन द ऑफिसर हु इनिशियली कम्स ऑन डेपुटेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले डेपुटेशन पे ही जाना जरूरी है उसके बाद ही एब्जॉर्प्शन होगा, ऐसा नहीं है। इमीडिएट एब्जॉर्प्शन बेसिस भी रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें इमीडिएटली आपको फर्स्ट डे इटसेल्फ यू विल बी एब्जॉर्ब्ड इन दैट पोस्ट। सो इसके अनुसार क्या है, अंडर द प्रोविजन ऑफ एब्जॉर्प्शन द ऑफिसर हु इनिशियली कम्स ऑन डेपुटेशन मे बी परमानेंटली एब्जॉर्ब्ड इन द पोस्ट ग्रेड इफ रिक्रूटमेंट रूल प्रिस्क्राइब फॉर एब्जॉर्प्शन एज मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। सच एब्जॉर्प्शन कैन बी इफेक्टेड ओनली इन द केस ऑफ ऑफिसर्स हु आर ऑन डेपुटेशन फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का फंडा ये है। अब ये मैंने डिफरेंस बताया है, डेपुटेशन का वही डिफरेंस है डेपुटेशन और एब्जॉर्प्शन में। डेपुटेशन में अगर कोई एम्प्लॉय जाता है तो ही हैज़ टू रिटर्न बैक टू हिज पेरेंट डिपार्टमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डेपुटेशन टेन्योर, बट एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है। वंस ही हैज़ गॉन ही विल बी एब्जॉर्ब्ड देयर एंड आफ्टर दैट ही नीड नॉट टू रिटर्न टू पेरेंट डिपार्टमेंट एंड ही विल बी द एम्प्लॉय ऑफ द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओनली। और डेपुटेशन में क्या होता है भाई, 3 साल या 5 साल या 7 साल जितने भी साल एम्प्लॉय बाहर रहा अपने कैडर से, तो उसकी लीन जो होगी डिपार्टमेंट में, पेरेंट डिपार्टमेंट में, इट विल बी मेंटेन। और रेगुलरली दैट पोस्ट कैन नॉट बी फिल्ड बट एडॉक अरेंजमेंट कैन बी मेड, दैट इज़ अ थिंग। बट एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जैसे ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में जाके, तो उसकी लीन विल बी कैंसल्ड इमिडिएटली एंड उसके बाद उसकी जो पोस्ट है जो वैकेंट हुई है उसको भरा जा सकता है। अब आता है भाई 2 टर्म और है, फॉरेन सर्विस और रिवर्स फॉरेन सर्विस। पहले जब मैं एडवर्टाइजमेंट देखता था तो मैं समझता था कि फॉरेन सर्विस मतलब विदेश जाना, विदेश में आपको जॉब मिलेगी, लेकिन ऐसा इस वाले टर्म में ऐसा अभी नहीं है। फॉरेन सर्विस बार रिवर्स फॉरेन सर्विस का मतलब क्या होता है भाई, फॉरेन सर्विस क्या होती है, इफ़ ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गोज ऑन डेपुटेशन टू एनी अदर नॉन गवर्नमेंट बॉडी, जैसा कि मैंने पहले बताया नॉन गवर्नमेंट बॉडी उसी को कहेंगे, जैसे ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयूज, यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा हो गई, जिनको सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनकी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं जाती है या उनको कोई ग्रांट नहीं मिलती है, तो उसको बोलेंगे नॉन गवर्नमेंट बॉडी। तो अगर कोई प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गोज ऑन डेपुटेशन टू द autonomous bodies, PSUs, university, etc., where he receives his pay with the sanction of government from source other than the consolidated fund of India or the consolidated fund of a state or the consolidated fund of a union territory, तो भाई वो CFI से उसको पैसा नहीं मिलेगा सैलरी को, उसको कोई रेवेन्यू बेस्ड कोई सिस्टम रहेगा उस ऑटोनोमस बॉडी में, उस फंड से उसको पैसा मिलेगा, तो इसको बोलेंगे फॉरेन। मतलब वो फॉरेन जा रहा है, वो मतलब अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को कुछ समय के लिए वहाँ से निकल के वो डेपुटेशन पे ऑटोनोमस बॉडी में जा रहा है, तो फॉरेन सर्विस कहलाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो फॉरेन जाएगा, विदेश जाएगा, कहीं जाएगा। तो रिवर्स फॉरेन सर्विस इसी तरीके से वो चीज़ हो गई कि एन एम्प्लॉई ऑफ द नॉन गवर्नमेंट बॉडी जो मैं आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ऑटोनोमस बॉडीज़, PSUs, यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा, कोई सा भी हो सकता है, जिसके एम्प्लॉय को जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं मिलता है, तो वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है डेपुटेशन पे, तो उसको सैलरी कहाँ से मिलेगी, CFI से मिलेगी। CFI मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी। तो इस केस में इसको बोल दिया जाएगा रिवर्स फॉरेन सर्विस। अब भाई डेपुटेशन और रिवर्स फॉरेन सर्विस और फॉरेन सर्विस एब्जॉर्प्शन और ये सब के रूल्स जो हैं, ये एक OM निकाला था DOPT ने 17 जून 2010 का।
तो उससे सब गवर्न होते हैं, वो कंसोलिडेटेड एक ओएम है, तो उससे सब गवर्नस होते हैं। तो इस ओएम में क्या क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ भाई। ये एप्लीकेबिलिटी मतलब किस किस पे एप्लीकेबल होता है, ये जो रूल्स उन्होंने उसमें दिखाए हैं 17/6/2010 के ओएम में, वो किस किस पे एप्लीकेबल होते हैं। स्कोप ऑफ डेपुटेशन, भाई स्कोप ऑफ डेपुटेशन के स्कोप को उन्होंने डिफाइन किया है कि इस चीज़ को डेपुटेशन बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे करके पूरा उसमें है। और अगर कोई बंदा डेपुटेशन पे जाता है तो भाई उसकी लीव, सैलरी, पेंशन, कंट्रीब्यूशन उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो सब उसमें मेथड, उसमें जो रूल्स हैं वो पूरे दिए हुए हैं। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। 10 ईयर ऑफ डेपुटेशन क्या होगा, 3 ईयर्स होगा, 5 ईयर्स होगा, 2 ईयर्स होगा, उसके बारे में भी वहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पे फिक्सेशन, उसके बारे में भी इस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है। तो पे फिक्सेशन, और इसमें जो ओ एम है 17/6/2010 का, उसके बाद इसके कुछ चीज़ों को अमेंड किया गया है। एक ओ एम है 18/5/2018 का, वो डेपुटेशन टेनर के लिए कुछ अमेंडमेंट किया गया है। और एक ओ एम आया है 2 मार्च 2021 का, जिसमें पे फिक्सेशन को लेके एक अमेंडमेंट किया गया है। तो अब जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है पे फिक्सेशन केसेस। तो मैंने इसको इसमें डिटेल में पीपीटी में इंक्लूड किया है, तो आपको इससे हेल्प मिलेगी थोड़ा समझने में कि पे फिक्सेशन कैसे किया जाता है। तो देखते हैं हम पे फिक्सेशन केसेस में दो चीज़ें हैं। डेपुटेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एक एम्प्लॉई जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है और वो डेपुटेशन पे जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, एक तो उसमें पे फिक्सेशन कैसे होगा। और एक भाई एक मैटर है फॉरेन सर्विस और रिवर्स फॉरेन सर्विस में पे फिक्सेशन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। तो डेपुटेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इस वाले केस में दो केस होंगे। तो इस दो केसों में क्या होगा कि एक, इफ़ द स्केल ऑफ पे, ग्रेड पे ऑफ द एक्स कैडर पोस्ट इज हायर, मीन्स इफ यू आर वर्किंग ऑन 5400 ग्रेड पे एंड यू आर गोइंग ऑन डेपुटेशन टू द 6600 ग्रेड पे, जो पहले चलता था। ग्रेड पे इज द ओल्ड सिस्टम, नाउ इन द 7th पे कमीशन इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड विद पे मैट्रिक सिस्टम। सो बट फॉर एग्जाम्पल, फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग दिस। सो अगर कोई एम्प्लॉई 5400 ग्रेड पे काम कर रहा है और वो डेपुटेशन पे जाता है 6600 ग्रेड पे, तो एक पोस्ट हायर जा रहा है, तो इस केस में पे फिक्सेशन कैसा होगा। एक केस तो ये हो गया। और अगर कोई 5400 में काम कर रहा है और 5400 पे ही डेपुटेशन पे जाता है, तो उसमें पे फिक्सेशन कैसे होगा। दोनों केसों के एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आगे बनाया। तो एग्जांपल 1 देते हैं केस 1 का। भाई अगर एक एम्प्लॉई है, वो लेवल 10 में काम कर रहा है, उसका बेसिक पे 67,000 है, वो डेपुटेशन पे जाता है लेवल 11, सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा है, तो लेवल 11 में जाता है, एक लेवल हायर में जा रहा है, तो उसका पे फिक्सेशन कैसा होगा। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप देख सकते हैं। तो जिसको भी पे फिक्सेशन करना है वो क्या करेगा, उसका बेसिक पे जब वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से रिलीव हुआ, उसकी जो एलपीसी होगी, लास्ट पे सर्टिफिकेट, उसका बेसिक पे देगा। इंक्रीमेंट देगा एक 3% का। क्यों देगा इंक्रीमेंट, क्योंकि वो एक पोस्ट हायर पे जा रहा है, इसलिए एक इंक्रीमेंट वो देगा। 67,000 प्लस 3% करेंगे तो ये आ जाएगा 69,010 रुपीज़। बट भाई अब क्या होगा, अब पे मैट्रिक्स में आपको दिखा देता हूँ। पे मैट्रिक्स में क्या है, ये 69,010 रुपीज़ है, तो पे मैट्रिक्स में क्या होता है, ये पे मैट्रिक्स है। अब लेवल 11 में 69,010 रुपीज़ की कोई बीच में स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती, या तो उससे नीचे है 67,000 या उससे ऊपर है 69,700। तो किया जाएगा सिंस द 69,010 पे स्टेज डजंट एग्जिस्ट इन द लेवल 11, सो द पे टू बी फिक्स्ड इन द नेक्स्ट स्टेज। भाई बीच में अगर कोई आ जाएगा तो उसको नेक्स्ट लेवल पे उसकी पे फिक्सेशन करनी पड़ेगी, नीचे नहीं कर सकते उसका, क्योंकि पे प्रोटेक्शन देना है पहली बात। तो उसकी न्यू बेसिक हो जाएगी 69,700 रुपीज़। तो अब इसमें एक चीज़ और है कि हमेशा जब भी पे फिक्सेशन का मैटर आता है तो बेसिक प्लस डीए पेरेंट का और उधर का बेसिक पे प्लस डीए कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा अलाउंस वगैरह वो सब कुछ नहीं देखा जाता है। तो बेसिक फंडा यही है कि बेसिक प्लस डीए पेरेंट का, बेसिक प्लस डीए बोरोइंग का। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 2 क्या है, अब
मान लो कि एक एम्प्लॉई है, लेवल 10 में काम कर रहा है, बेसिक पे 61,300 है, डेपुटेशन पे जाता है लेवल 11 पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम देखते हैं आगे क्या होता है। उसमें भी एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा 3% का, क्योंकि हायर पोस्ट पे जा रहा है वो, 5400 से 6600 पे जा रहा है पुराने पे स्केल मेथड में, पुराने 6 पे कमीशन के मेथड में। तो 61,300 में 3% उसका इंक्रीमेंट जोड़ के जो हम करेंगे तो ये आ जाएगा 639 रुपीज़। बट 63,139 डजेंट एग्जिस्ट इन द लेवल 11। लेवल 11 का जो मिनिमम एंट्री लेवल बेसिक है वो स्टार्ट होता है 67,700 से। तो भाई ये तो मामला यहाँ पे ऐसा हो गया कि तो 63,000 नहीं है, तो भाई जहाँ पे मिनिमम है तो उसको मिनिमम देना ही पड़ेगा। तो ये बंदा जा रहा है, इसका बेसिक कम था, वो एक इंक्रीमेंट लगा के देखा तो ये लेवल 11 के एंट्री लेवल बेसिक्स के भी इक्विवेलेंट नहीं है। तो भाई पे फिक्स की जाएगी लेवल 11 के एंट्री लेवल बेसिक 67,700 पे। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। चलिए अब केस 2 लेते हैं। इफ़ द ग्रेड पे स्केल ऑफ एम्प्लॉइज कैडर पोस्ट एंड द एक्स कैडर पोस्ट आर आइडेंटिकल, मीन्स इफ द एम्प्लॉय प्रोसीडेड टू डेपुटेशन ऑन एनालॉगस पोस्ट विच कैरीज द सेम स्कूल पे। मतलब भाई अगर 5400 ग्रेड से पे से 5400 ग्रेड पे जाता है 6 पे कमीशन के हिसाब से, तो उसको देयर विल बी नो पे फिक्सेशन। वो जैसा पेमेंट, जैसा पे उसको मिल रहा था वैसा ही पे यहाँ पर भी उसको मिलता रहेगा। हो गई एक बात। लेकिन हाँ, इस केस में एक अदर फैक्टर आएगा डेपुटेशन अलाउंस का। तो डेपुटेशन अलाउंस के लिए वो एलिजिबल होगा और उसको एडिशनल डेपुटेशन अलाउंस जैसा भी रिकमेंडेड है वो मिलेगा उसको। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट चीज़ पे, फॉरेन सर्विस और रिवर्स फॉरेन सर्विस। भाई इसमें दो केस हैं कि अगर मान लो आप काम करते हैं एक ऑटोनोमस बॉडी में और आप डेपुटेशन पे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हो सकता है आपका ऑटोनोमस बॉडी आपको पेमेंट करता है आईडीए पैटर्न पे, इंडस्ट्रियल डीए पैटर्न, और सेंट्रल गवर्नमेंट में करता है सेंट्रल डीए पैटर्न पे। तो पे स्ट्रक्चर और डीए पैटर्न जहाँ पर डिसिमिलर हैं, एक केस तो ये हो गया कि आप ऐसे सीडीए से आईडीए में गए, आईडीए से सीडीए में गए। और एक ये हो गया कि जब इवन दो आप कहीं से कहीं पे भी जा रहे हैं तो भी डीए पैटर्न और पे स्ट्रक्चर सेम है, तो केस हो गए। तो अब हम लेते हैं, तो फर्स्ट केस लेते हैं भाई, डीए पैटर्न एंड पे स्ट्रक्चर आर सेम फॉर बोथ द पोस्ट। इन दिस केस क्या होगा भाई, जो पहले जो हमने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसी के बेस पे इसका पे फिक्सेशन किया जाएगा जो पिछली स्लाइड्स में हमने बताया। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, व्हेन द स्केल ऑफ पे एंड डीए पैटर्न आर नॉट सेम फॉर बोथ द पोस्ट। मतलब कोई आईडीए से सीडीए में चला गया है या सीडीए से आईडीए पैटर्न में चला गया। इसका एग्जांपल ऑटोनोमस बॉडी पीएससी टू सेंट्रल गवर्नमेंट और वाइस वर्सा, इधर से उधर कोई भी गया डेपुटेशन पे तो उसका पे फिक्सेशन कैसे होगा। तो एग्जांपल है, तो एग्जांपल मैंने लिया है, इफ़ यू आर वर्किंग इन ए पीएसयू एंड डीए पैटर्न इज आईडीए and proceeds on deputation to the department organization where the DA pattern is CDA, central DA. Your basic suppose 60,000, pay band 60,000 से 1,80,000 and IDA that time when proceeding for deputation maybe suppose it is 18%, and you have been appointed to the central government post at level 10 means 5,400 अगर पिछले 6 पे कमीशन से कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या बेसिक पे 60,000 इंक्रीमेंट ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिसिमिलर पैटर्न है। इसमें 17/6/2010 में यही दिया गया प्रोसीजर कि भाई डिसिमिलर पैटर्न है तो एक इंक्रीमेंट ऐड करो उसकी बेसिक में। इंक्रीमेंट ऐड करते ही टोटल आ जाएगा 61,800 और आईडीए इस पर फिर डीए लगा दो 18%, वो आ गया 11,124। इसके अलावा अगर किसी बंदे को पेरेंट डिपार्टमेंट में इंटरिम रिलीफ, एडिशनल डीए या ऐसा कोई कंपोनेंट वो एडमिसिबल था तो उसको भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने एग्जांपल के लिए 4,000 पर मंथ मुझे एडमिशनल है तो मैंने ये जोड़ दिया। तो टोटल बेसिक प्लस डीए प्लस इंटरिम रिलीफ, इसको सबको कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो आएगा 76,924। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ये पे फिक्सेशन इस टाइप का किया जाता है तो इसमें कैफेटेरिया या एंड एनी स्पेसिफिक अलाउंसेस एडमिसिबल इन द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन शैल नॉट बी एडेड इन दिस। अलाउंसेस वगैरह जो हैं वो इसमें ऐड नहीं करना है, ओनली बेसिक
DA, इंटरिम रिलीफ और इंटरिम DA, बस यही कंपोनेंट ऐड करना है। तो चलिए, तो अब क्या करेंगे भाई, वो लेवल 10 में गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हम क्या करेंगे, लेवल 10 का एंट्री लेवल बेसिक उठाएंगे 56,100, उसमें हम DA लगाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिसिबल है, मान लो कि वो 21% है, तो ऐड करके बेसिक प्लस DA करेंगे तो 67,000 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट का बेसिक प्लस DA प्लस इंटरिम रिलीफ है वो 76,000 के लमसम है, तो ये कहीं पे भी उसके आसपास नहीं है। सो दिस इज़ लेस देन द पे ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंस पे कैन नॉट बी फिक्स्ड ऑन दिस। तो भाई अगले वाले लेवल पे जाना पड़ेगा, अगले वाले लेवल पे है 61,300 रुपीज़, तो इसमें भी वही DA लगा के देखेंगे तो 21%, तो टोटल आ जाएगा 74,173। तो दिस इज़ आल्सो लेस देन द पे ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए नेक्स्ट वाले पे चलेंगे हिट एंड ट्रायल, तो 63,300 पे चलेंगे हम नेक्स्ट स्टेज पे लेवल 10 की पे, तो इसमें 21% लगा के देखेंगे तो भाई ये 76,593 है, तो ये भी हमारे उससे पेरेंट डिपार्टमेंट की पैसे कम है, तो इसलिए यहाँ पर भी फिक्स नहीं होगा। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे 65,000 पे, अगर हम इसमें DA जोड़ते हैं तो फिर ये 76,000 जो भी हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट का फिगर था उससे ज़्यादा हो गया है, ये 78,000 जो है उससे ज़्यादा हो गया। तो अब हमको इसमें और पिछले वाले में कंक्लूड करना पड़ेगा। अब वो कंक्लूड ऐसा कर दिया, सिंस 63,300 इज़ लेस देन एंड 65,000 इज़ मोर देन द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, सो नो स्टेज एग्जिस्ट एग्जैक्टली एज द फिगर ऑफ पेरेंट वे 76,924, द पे विल बी ऑलवेज फिक्स्ड ऑन द नेक्स्ट हायर स्टेज, दिस इज द रूल। सो इन दिस केस द न्यू बेसिक विल बी फिक्स्ड एट 65,000, तो 65,000 पे इसको फिक्स कर देना, नीचे कभी भी फिक्स नहीं करना है, ये कहीं पर भी रूल नहीं है कि नीचे कर दिया जाए उसका पे फिक्सेशन, उसका जितना एडमिसेबल है उसमें अगर कोई स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती तो उसके ऊपर ही करना पड़ेगा उसको। अब लास्ट में एक छोटे से पॉइंट में थोड़े पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि भाई डेपुटेशन अलाउंस आपको तभी मिलेगा जब आप डेपुटेशन पे जाते हैं और अपने पेरेंट डिपार्टमेंट का पे ऑप्ट करते हैं वहाँ पे। अगर आपने बोल दिया कि मुझे पेरेंट डिपार्टमेंट का पेमेंट ही चाहिए, मुझे बोरोइंग डिपार्टमेंट का नहीं चाहिए, तब उसी केस में आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। और अगर आप बोरोइंग का ऑप्ट करते हैं तो आपको कोई डेपुटेशन अलाउंस एडमिसिबल नहीं होगा। अभी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है इसमें, 2 मार्च 2021 में उसका ऑर्डर आया, तो उसमें एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट एम्प्लॉय डज नॉट हैव ऑप्शन टू ऑप्ट द पेरेंट डिपार्टमेंट पे। भाई फॉरेन सर्विस और रिवर्स फॉरेन सर्विस के केस में उसको पेरेंट डिपार्टमेंट का ऑप्शन ही हटा दिया। अब भाई आप जहाँ पे जाओगे उसी का पे आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा, आप पेरेंट डिपार्टमेंट का ऑप्ट ही नहीं कर पाओगे, तो पेरेंट डिपार्टमेंट का ऑप्ट ही नहीं कर पाओगे तो आपका डेपुटेशन अलाउंस भी एडमिसिबल उस केस में नहीं होगा, फॉरेन सर्विस और रिवर्स फॉरेन सर्विस में। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने कंक्लूड की थी PPT में आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा एलोबरेट करके, और आपको कोई अगर डाउट है या आपको FR/SR से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करने हैं या आपका कोई मैटर है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। योर सजेशंस इज़ ऑलवेज वेलकम फॉर improving my this YouTube channel, and this is a dedicated channel for the government employees, so I will try my level best to put informative videos about FR/SR and और भी कई तरह के रूल्स हैं, लीव रूल्स या लीन या पे, और भी जो भी होगा एलोबरेटली उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं आपको थैंक यू मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। हैव ए